अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मारूफ वकील नईम बुखारी कौमी असम्बली में कायदे इख्तलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज तमाम केसेस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर की हैसियत से नैब के वकील होंगे, नैब की नुमाइंदगी करेंगे। नैब की जानिब से जारी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नैब ने शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद शीमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के वकील नईम बुखारी की खिदमात हासिल कर ली हैं और नैब का शोबा प्रोसिक्यूशन इनकी इस सिलसिले में मुआवनत भी करेगा। ये बताया गया है जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है नैब की तरफ से। ताहम प्रेस रिलीज में इन शराइत और जवाबित का जिक्र नहीं किया गया जिसके तहत नईम बुखारी नैब की मुआवनत करेंगे। नईम बुखारी ने पैनमा लीक्स में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से न सिर्फ ये मुकदमा लड़ा था बल्कि वो जून 2016 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा तौर पर रुकन भी हैं। ऐसी सूरत हाल में जब नैब पर अपोजिशन की जानिब से पहले ही इल्जामात हैं कि हुकूमती आला-ए-कार है नैब का इदारा, तो ऐसे में नईम बुखारी को नैब की जानिब से वकील मुकर्रर करना चाहिए था या नहीं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। पहला सवाल रिपोर्ट कार्ड का इस तरह से है नैब ने तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी की खिदमात हासिल कर ली। नईम बुखारी शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस में नैब की नुमाइंदगी करेंगे। आपसे अपने तजियाकारों से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या नईम बुखारी की खिदमात हासिल करना नैब के सियासत ज़दा होने के तासर को तकवीत देता है, हाँ या नहीं? सबसे पहले बेनज़ीर की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, कैसे देख रही हैं इसको आप? अच्छा, जैसे आप कह रही थी कि नैब का जब प्रेस रिलीज़ आया तो उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि उनकी खिदमात हासिल कर ली है, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्यों की है, और ये भी नहीं बताया कि सिर्फ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितनी भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं, केसेस हैं, उनके अंदर सिर्फ क्यों की है। अलीम खान का जो केस है उसके लिए क्यों नहीं उनकी खिदमात हासिल की, या परवेज़ इलाही का जो केस है उसमें क्यों नहीं खिदमात हासिल की, या अब जब BRT का केस चलेगा तो उसमें क्यों नहीं नईम बुखारी कोई किरदार क्या कहते अदा करेंगे। तो ये चीज़ नैब को बताना पड़ेगी। देखिए, नैब पे पहले ही बहुत सवाल उठ रहे हैं, अपोजिशन जमातें भी उठा रही हैं, और वैसे भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक आज़ाद इदारा है या नहीं, या सिर्फ ये हुकूमत के लिए काम करता है। तो ये एक बायस या जानिबदारा इशारा जो है, ये जानिबदारी की तरफ जो इशारा है, ये इससे ज़रा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपने एक जो PTI के एक मेंबर हैं पिछले 3-4 साल से, उनकी आपने खिदमात हासिल की, और ऐसे केसेस पे जो एक वैसे ही बड़े सियासी केसेस हैं। और देखिए, नईम बुखारी जो थे वो PTI के वकील थे। किस केस में? सबसे बड़ा जो उनका केस था वो पैनमा का केस था, जिसमें किसकी कन्विक्शन हुई? नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ के बड़े भाई की कन्विक्शन हुई। तो इससे तो ये फिर सवाल दोबारा उठते हैं कि क्यों उनको ज़रूरत पड़ी। देखिए, नैब उनकी ऐसी क्या एक्सपर्टीज़ है नईम बुखारी की कि उनको सिर्फ इन केसेस के लिए लिया गया। ऐसी, या उन्होंने पहले इन केसेस में कोई काम किया हो, या उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ हो, या कोई मालूमात है जो हमें नहीं पता, सिर्फ नईम बुखारी को पता है। देखिए, जब नैब के अफसरान से मेरी भी पहले भी बात हुई थी तो वो कहते हैं उनके पास कोई 50 से 60 वकील हैं पूरे पाकिस्तान में जो उनके लिए काम करते हैं। तो फिर आपको नईम बुखारी की ज़रूरत क्यों है? और दूसरी चीज़ ये है कि पिछले साल आपको याद होगा कि इनका एक बयान था जो बड़ा वायरल गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखें, वकील केस नहीं हारता, जो क्लाइंट होता है वो केस हारता है। तो ऐसे वकील की आपको खिदमात हासिल करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी, बताना ज़रूरी होगा आपके ख्याल में। इरशाद भट्टी साहब, ये मफादात के टकराव का मामला नहीं है, क्या ये बताना ज़रूरी है नैब की तरफ से कि क्यों नईम बुखारी साहब नुमाइंदगी करेंगे नैब की? देखिए, आपने कहा है कि नैब सियासतज़दा हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि नईम बुखारी साहब को के हायर करने से नैब सियासतज़दा हो जाएगा। नईम बुखारी ने इमरान खान के PTI के इमरान खान का पैनामा मुकदमा जो है वो लड़ा, PTI के करीब हैं, PTI में मौजूद होंगे, मगर वो एक प्रोफेशनल वकील भी हैं और नैब के वकील होंगे। नैब के ना वो चेयरमैन होंगे ना वो जज होंगे, यानी ना ये होगा कि उन्होंने फैसला करना है, ना ये होगा कि उन्होंने फैसला ये इस तरह कर दो, ये इस तरह कर दो, इस तरह वो वकील होंगे। फिर सवाल तो ये है ना कि सिर्फ शहबाज शरीफ अच्छा, के केस अब सब बोली हैं कि अब सब बोली हैं कि बेनज़ीर बोली हैं। कौन बोला? मैं सवाल कर। अच्छा, बेनज़ीर, मेरे किस जहर नसीब। अच्छा, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि फिर दूसरी बात ये है कि इत्ज़ाज़ अहसन साहब पीपल्स पार्टी के थे, नवाज शरीफ साहब के वकील रहे। अब दोनों मुखालिफ पार्टियाँ हैं, आगे आ जाएं। सलमान अकरम राजा साहब असगर खान केस में वकील थे नवाज शरीफ के अगेंस्ट, फिर वो नवाज शरीफ साहब के वकील भी रहे। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप एक तरफ से हाउस ऑफ शरीफ के बच्चों के वकील हैं, दूसरी तरफ से पैमरा के वकील हैं, ये क्या कर रहे हैं।
फिर आगे आ जाइए, ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ साहब के वकील थे, EOIB के भी वकील हैं। फिर आगे आ जाइए, शाहिद अहमद साहब LDA के केसेस भी कर रहे थे और इसहाक डार साहब के भी वकील थे। फिर आगे आ जाएं, अकरम शेख साहब सरकारी तौर पर मुशर्रफ केस में प्रोसिक्यूटर थे। सरकारी तौर पर अकरम शेख साहब मुशर्रफ केस में प्रोसिक्यूटर थे और वो नून लीग के और बाकी नून लीग के केस भी लड़ते रहे। फिर ये भी है कि नैब को क्या कानून इजाज़त देता है? हाँ, नैब को देता है कि वो जिसको चाहे हायर कर ले। तो बात यह है कि आज भी इमरान खान की जब हुकूमत है, कई इदारों में 12 नाम मेरे पास हैं जो जिनमें 12 सरकारी महकमों के वकील जो हैं वो दूसरे हैं जिनके पीपल्स पार्टी और नून लीग से हैं। तो लेकिन इसलिए आखिरी बात, रखा क्यों? रखा इसी वजह से रखा कि उन्होंने पनामा लड़ा। उनको हाउस ऑफ शरीफ का सारा पता है, उनको एक एक चीज का पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे। नैब के कैपेबिलिटीज के इश्यूज हैं, कैपेसिटीज इशू के 74,000 का वकील जाता था आगे, ख्वाजा हारिस करे होते थे, मुकदमा वापस हो जाता था। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि नैब ने एक अच्छा वकील किया जिसको उनके केसों का जिनके खिलाफ लड़ना है उनको पता है, उनका पता चलेगा। ठीक है महमल, केसेस मुख्तलिफ हैं, तो आपके ख्याल में किसी का एक पार्टी का रहनुमा होना और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके खिलाफ केस में वकील होना एक नॉर्मल सी बात है? देखिए अब्सा, ऑप्शन तो मैं इसमें हाँ का लूँगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आर्गुमेंट मेरा फ़र्क होगा। बात ये है कि नईम बुखारी साहब पे, क्योंकि ये जो नैब ने उनको एक वकील किया है ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए ही है। ये एक हाउस ऑफ शरीफ को वो एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि नईम बुखारी साहब वो इंसान है जिनको पैनामा की छाप लग चुकी है। तो और सबको पता है कि वो शरीफों के बहुत बड़े मुखालिफ भी हैं, कुछ उनके पर्सनल रीज़न है, कुछ वैसे सियासी रीज़न हैं। तो इस वजह से इनको उन्होंने नैब ने ये किया है। लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि नईम बुखारी साहब एक वकील हैं, उन्होंने जो कोर्ट में आकर उन्होंने एक केस प्रेजेंट करना है, वो केस जो नैब उनको देगी उसी को आर्ग्यू करना है, फैक्ट्स होंगे या जो भी एविडेंस होगा उसके ऊपर उन्होंने आर्ग्यू करना है। मेरे ख्याल में एक्चुअली ये शरीफों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हाउस ऑफ शरीफ तो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तो अगर असल में ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और नईम बुखारी साहब ये केस हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक्चुअली सारे शरीफ ख़ानदान ये कह सकता है कि अब हम पर उंगली उठाने का किसी को मौका नहीं देना चाहिए, ना मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मुखालिफ वकील जिसको नैब ने किया हम पर सियासी दबाव डालने के लिए, वो भी नहीं प्रूफ कर सका कि हम जो हैं हमने कोई करप्शन किया या हमने कोई गलत चीज़ की। तो मेरे ख्याल में शरीफों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। नैब ने अपनी तरफ से थोड़ी सी चालाकी की है, लेकिन शायद ये चालाकी उनको बड़ी महंगी पड़ेगी। सही ऑप्शन आप हाँ का ले रही हैं, आप समझती हैं शरीफ फैमिली के लिए ये आसानी पैदा करेगा। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में किस वजह से नईम बुखारी साहब को वकील रखा गया नैब की तरफ से? देखिए, हमारी सोसाइटी में परसेप्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हकीकतों से बहुत भले दूर हों, लेकिन वो परसेप्शन अगर बन जाएं तो फिर वो उसी पे लोग रिलाय करते हैं। नईम बुखारी की पहचान क्या है और नईम बुखारी की पिछले 2-3 सालों में क्या पहचान बनी? वो ये कि PTI के करीब हुए, वो इमरान खान के करीब हुए, इमरान खान के पुराने दोस्त रहे, उन्होंने पनामा का केस लड़ा और उससे उनको एक ये नहीं कि वो पहले वेल नोन नहीं थे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो बहुत पहले जब जजेस की मूवमेंट चल रही थी और मैंने उस ज़माने में नईम बुखारी का इंटरव्यू किया था, ही वॉज द ओनली लॉयर कि जिसने उस मूवमेंट के अगेंस्ट जाके जो है वो चीज़ जाके खड़े हुए उसमें। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम नैब ने जो किया, नैब ने बिल्कुल जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, नैब ने ये शायद हो सकता है ये मद्देनज़र रखा हो कि जी वो पनामा के वकील हैं, उनके पास बड़े शवाहिद होंगे, लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है नैब का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैब का परसेप्शन यही बनेगा कि चूंकि नईम बुखारी, और वो सिर्फ PTI के वकील ही नहीं रहे, वो PTI के साथ बहुत क्लोज रहे, तो जो इम्प्रेशन बनेगा वो तो यही बनेगा कि शायद उनसे ये कहा गया कि इनकी खिदमात ली जाएं, उनको ये कहीं से मैसेज आया कि इनकी खिदमात ली जाएं, वरना आज से 1 साल पहले क्यों नहीं ली गई? 1-1.5 साल पहले नईम बुखारी की खिदमात नैब ने क्यों नहीं हासिल की, आज ही क्यों हासिल की हैं? इसलिए ये इम्प्रेशन बनेगा कि नैब शायद गवर्नमेंट जो है वो नैब के नईम बुखारी के थ्रू जो है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हमारे वकला के कोई एथिकल ग्राउंड्स हैं
ये कहना आसान है कि जी मैं कोई भी केस लड़ सकता हूं। मैं ज़ाती तौर पे बताता हूं, हम अखबारी कारकुनों का केस लड़ रहे थे। एक वकील, बड़े नामवर वकील हैं, उन्होंने एक वेज अवार्ड में हमारा केस लड़ा और दूसरे वेज अवार्ड में वो जाके मालिकों के साथ खड़े हो गए। और हमने उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया। ये नहीं कि वो मुख्तलिफ केसेस थे, एक ही केस में आप एक मरतबा हमारे वकील रहे और दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ साइड पे जाके खड़े हो गए। बाबर रहमान साहब एक ज़माने में आसिफ अली जरदारी से और स्विस बैंक्स के और वही सारे केसेस जो है फारूक नाइक के साथ मिलके आज वो बिल्कुल उसके एंटाई खड़े हो गए। तो मेरा ख्याल है लॉयर्स को भी अपने कुछ, और खास तौर पे उन लॉयर्स को जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो सेनेटर्स बनते हैं, उनको कोई एथिकल अपने एथिक्स जो हैं, प्रोफेशनल एथिक्स को जरूर देखना चाहिए। तो मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगा कि परसेप्शन यही बनेगा कि उन्होंने उनके साथ उनकी अटैचमेंट रही है और उस केसेस को वो जानते हैं, लिहाजा इस मौके पर उनका जो है वो नैब को फायदा होगा। ठीक, फायदा होगा। यानी साहब आपके ख्याल में इसके ऊपर ओवरऑल भी कमेंट कर दें कि क्यों ये क्या सोचकर नैब ने ये किया है? या तो पैनामा में वकील थे तो फायदा होगा, या फिर सियासी प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी? पहले तो मेरा 1 किलोमीटर लंबा हाँ लिख ले ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वो आ नहीं सकता, बस जितना कुछ आ जाए उसमें से वो तो अकोमोडेट पूरी स्क्रीन पे हाँ लिख देते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, ठीक, नईम बुखारी किसने कहा कि वो वकील है? उनकी वजह शोहरत क्या है? वो एंटरटेनर है पूरी जिंदगी। लिख कीजिए हाँ करके, वो पूरी जिंदगी एंटरटेनर रहे हैं। पहली दफा वकील की हैसियत से उनका नाम अखबार में कब आया? जब इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ, जबकि वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, 2007 में जनवरी फरवरी में एक एप्लीकेशन गई सदर मुमलकत के नाम, जो नईम बुखारी साहब इनिशिएट की थी। तब लोगों को पता चला कि ये वकील है। दूसरी बात यह है कि नईम बुखारी साहब, जो लाहौर के लोग हैं वो जानते हैं कि उनकी और शरीफ खानदान की एक खानदानी मुखासमत चल रही है। मेक नो मिस्टेक, पैनामा के जजेस में जो पैनल थे जिन्होंने डिसीजन किया, वहां भी एक चल रही थी और ये भी एक चल रही है। तो वो उसको भी अलग रखें। एक जाती उनका नाद और ग्रज जो है वो एक जाती दुश्मनी है। तीसरी बात यह है कि वो तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की हुई थी और अभी उन्होंने अलहदा नहीं हुए। अब उन्होंने सिर्फ इस बात में नाराज थे कि कुछ लोगों को, बाबर रहमान को या किसी को लिया तो उन्होंने थोड़ा सा उनके अंदर भी एक असूल जाग पड़ा, वगरना जिंदगी के अंदर इन लोगों का कभी कोई असूल नहीं रहा। वकीलों ने लोगों के मुंह काले किए हुए हैं, ऐसे लोगों के, या जब ये अपेयरेंस के लिए आते थे, इनकी ना कुछ शाह का ना कोई वैल्यू है। जब ये पैनामा का केस लेके गए तो जो इनकी पिटीशन है, जो प्रेयर है, उसको प्रिजराई नहीं मिली। ये प्रेयर नहीं थी कि नवाज शरीफ को आप डिस्क्वालीफाई करें। ये प्रेयर नहीं थी कि नवाज शरीफ, उनकी प्रेयर जो थी उसके लिए जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए तो वहां पे एक जज ने, अजमत सईद साहब ने कहा कि ये पकोड़े तलने वाले कागजात हैं जो मुझे दिए हैं। इनके अंदर किसने कहा पैनामा कैसे जीता है? मैं कहता हूं वो तो किसी गूंगे को भी खड़ा कर देते, मुझे खड़ा कर देते जो वकालत की अबजद से वाकफ नहीं, मैं भी जीत जाता आपको। इसमें का क्या कमाल है? और फिर इसके बाद इस तरह बेहया काम करना, इस तरह बेपर्दा काम करना, नैब को बिल्कुल जेब नहीं देता। लेकिन मैं एक बात पे खुश हूं, यही काम करेंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा और वहां जहां पे समझ रहे हैं कि मुल्क को मंत्री के अंजाम तक पहुंचाना है तो सही कह रहे हैं। बहुत वाज़ेह तौर पर नैब के सियासतज़दा होने के तासुर को तक़वियत मिलती है। एक तरफ हमारा पूरा पैनल हाँ का ऑप्शन लिया है, एक तरफ इरशाद भट्टी साहब उन्होंने नहीं का ऑप्शन लिया है। फैसल वावडा साहब का एक और बयान आया है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि चंद हफ्तों में, खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको समझा कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पीस ऑफ बिजनेस जब देंगे तो पान वाला, ठेले वाला भी आके कहेगा कि ये ले जी, मैं भी इतना टैक्स देता हूँ। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आके ये ना कहेगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। मेरी टिक्का बोटी कर दीजिएगा।
ये 8 अप्रैल को कैपिटल टॉक में फैसल वावडा साहब ने गुफ्तगू की थी हामिद मीर साहब से, और उसमें उन्होंने कहा था कि नौकरियों की बारिश होगी मुल्क भर में। अब गुज़श्ता रोज़ सलीम साफ़ी साहब ने भी फैसल वावडा साहब का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि इस बारे में वजाहत करें कि ऐसा बयान आपने क्यों दिया। अपने मौके पर फैसल वावडा साहब कायम थे। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 28,000 नौकरियाँ तो उनकी वजारत से निकलेंगी। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, 28,000 नौकरियां इस साल सिर्फ मेरी वजारत में होंगी, फैसल वावडा का बयान। नौकरियां ही नौकरियां होंगी और बेहद नौकरियां होंगी, प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना इम्कान है कि फैसल वावडा साहब अपने इस बयान पर पूरा उतरें। सबसे पहले हम हफीज़ुल्लाह न्याई साहब पे जाएंगे। न्याई साहब, उस दिन आपने इस पर कॉमेंट नहीं किया था, अब दोबारा फैसल वावडा साहब इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं, तो आज आप इस पर कोई कॉमेंट करना चाहेंगे? एक मखौलिया सी हुकूमत बनी हुई है। देखें, ये तहरीक इंसाफ के दरख्शंदा सितारे हैं और चराग हैं। यही चराग बुझेंगे तो मुल्क में रोशनियां होंगी। इनकी क्या बातें करते हैं, इनको इससे पता, आप ये सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि इनके अंदर कैपेसिटी की कितनी कमी है। यानी कि जो चीज़ पाकिस्तान का एक मामूली जहन वाला शहरी महसूस कर रहा है, जो पाकिस्तान के सारे इदारे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक शदीद बहरान का शिकार है। इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने अपने कपड़े छींटों से कैसे बचाने, उसमें प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने आप को डूबने से कैसे बचाना है। मुल्क की जो कैफियत है वो इस वक्त डू और डाई सिचुएशन है। जो लोग जिम्मेदार हैं, दो चार, वो अब 9 महीने के बाद नतीजे पहुंचे हैं, चाहे वो असद उमर है, चाहे वज़ीर आज़म है। अब उनके साथ हुआ है कि हम ICU में पड़े हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ICU से कमरे में शिफ्ट हो जाए। इनको आप ये अंदाजा है कि इनको कोई पता नहीं कि मुल्क किधर जा रहा है, और वो देखें आराम से कह रहे हैं और डटे हुए हैं। वो तो कभी कह देते हैं कि अल्लाह मियां के बाद जो है इमरान खान है, कभी कह देते हैं हम लाखों नौकरियां देंगे, किसी और को बुलवा ले तो और क्या कह देते हैं। हर बंदा रोजाना कोई ना कोई बात कर रहा है। इंजॉय करें, मखौलिया किस्म की हुकूमत है, मखौल करते रहेंगे ये आपके साथ, कौम के साथ। रेट भी कर दें न्याई साहब 1 से 10 के दरमियान। 1 से 10 के दरमियान क्या रेट, तो मैं कहता हूँ कि 10 की बार से ऊपर नंबर दे। कोई नंबर दे, 10 से ऊपर। अच्छा चले 10 से ऊपर कोई हम कोई 11 नंबर लिख दें। इनको तो 100 नंबर मजहर अब्बास साहब, ठीक है, जिससे ये 100 नंबर देने चाहिए। मजहर अब्बास साहब, जो फैसल वावडा साहब का ये जो दोबारा बयान आया है उनके पुराने बयान के दिफा में, ना चाहते हुए भी अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनके इस बयान को सीरियस लूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, आप तो सीरियस ले रही हैं, आप भी सीरियस ले रहे हैं, सलीम साफ़ी भी सीरियस ले रहा है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तो उन्होंने सबसे पहले बात की थी, तो इससे फैसल वावडा को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। यानी हमारे प्रोग्राम में ये दूसरा क्वेश्चन है, सलीम साफ़ी साहब ने पूरा इंटरव्यू कर डाला इस बुनियाद पर, तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी दूसरे को और क्या चाहिए कि उसकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है। अब मुझे नहीं पता वो नौकरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कुछ तो नौकरियां उन्हें देनी पड़ेंगी बहरहाल, अपने आप को इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, चाहे वो 200 नौकरियां हों या 2000 हों, मुझे नहीं पता उस चीज़ का, तो ये तो उन्हें करना पड़ेगा। और क्योंकि वरना तो ज़ाहिर है, उस दिन हसन नसार साहब ने कहा कि टिक्का बोटी तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, उनको कम से कम दोबारा इंटरव्यू होगा, उसमें फिर वो वजाहतें करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये क्वेश्चन यहाँ पुट करना चाहिए था। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा डीपर इश्यूज हमारे पास हैं, इतने जिनको हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। इस पर सिर्फ मैं एक शेर ही पढ़ूंगा कि मेरे शहर में नफ़रत का कहीं नाम नहीं, मेरे इस शहर में नफ़रत का कहीं नाम नहीं, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। वाह मजहर साहब, बेनज़ीर सहाफ़ती तौर पर अगर कोई वफाकी वज़ीर इतना बड़ा दावा करे, अवाम सीरियस लेते हैं लोगों की बातों को, तो उसका पीछा करना भी तो ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए अब सब मतलब फैसल वावडा साहब जो हैं वो अपना खुद ही वैसे मजाक उड़ाते हैं जब से वो हुकूमत में आए हैं। कभी वो बंदूक लेके कहीं पहुंच जाते हैं, कभी वो ख़वातीन से कहते हैं आप, अच्छी बात है हाँ, कभी वो ख़वातीन से कहते हैं आप किचन में रहा करें, वो खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि कल कोयटा नहीं पहुंच गए, हाँ वैसे चली जाते शायद, लेकिन देखिए मुझे नहीं पता कि ये जो 28,000 नौकरियां इनमें उनकी अपनी शामिल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। अब जैसे मदर साहब कह रहे थे कुछ, मेरे ख्याल से कुछ नहीं, अब उनको पूरी 28,000 देनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है। मतलब पहले वो कह रहे थे हामिद मीर के शो पे कि इतनी नौकरियां होंगी कि लोग कम पड़ जाएंगे और वो ठेले वाले जो है वो कहेंगे कि हमसे टैक्स ले लें।
अब वो कह रहे हैं कि 30,000, मेरे ख्याल से बीच में भी उन्होंने कोई बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था शायद 1 अरब नौकरियां होंगी, बाहर से भी लोग आएंगे और वो भी नौकरियां मांगेंगे पाकिस्तान में। तो ये वो उस तरह की स्टोरी है ना कि 1 अरब से 30,000 तक का सफ़र, ये मतलब इस तरह की एक स्टोरी बन गई है। मतलब फैसल वाडा साहब मतलब मिनिस्टर है, ये हुकूमत जो है ये मतलब नहीं क्यों बार बार भूल जाती है कि ये अपोजिशन में नहीं है, ये हुकूमत में है। इनके लोग जो है इस तरह के बयान बड़े सीरियसली लेते हैं। मतलब अभी पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि वो एक और पीटीआई के लीडर है, वो कह रहे थे 1 रोटी खाएं 2 ना खाएं, अब ये कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां हो जाएंगी कि कम पड़ जाएंगी। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आए, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, आप वो पढ़ें और आप जाके टीवी पे बयान दे दें। जी सही, इस पे आप कोई ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन आप गैर संजीदा बयान इसको समझती हैं। इरशाद भट्टी साहब, एक तरफ जीरो जो मुआशी तज्जियाकार हैं, फाइनेंस जीरो का ऑप्शन आप ले रही हैं, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, मुआशी तज्जियाकार और फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और बात करते हैं, फैसल वावडा साहब आके इतना हमें पुरएतमाद तरीके से बयान दे देते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए जी, मुझे ये तो पता है कि अयूब खान साहब से नवाज शरीफ साहब तक हमारी हर हुकूमत जो है, तो सारी हुकूमतों ने 17 मरतबा तेल और गैस के ज़खायर निकाल चुके हैं समंदर से और खुशखबरियाँ सुनाकर वापस जा चुके हैं। लेकिन अब चूँकि कायदे इनकलाब इमरान खान साहब भी सुना रहे हैं, तो मैं तो ये दुआ गो हूँ कि इससे पहले कि असद उमर मेरा पूरा तेल निकाल ले, ये तेल निकल आए। इसी तरह मैं जो बेरोज़गारी का हाल है या जो लोग बेरोज़गारी में जल बुझ रहे हैं और जिस एतमाद से फैसल वाडा साहब ने ये खुशखबरी सुनाई है, मैं तो दिल में दुआ कर रहा हूँ कि वो सच्चे निकलें। और फिर उन्होंने 5 हफ्तों की बात की है, 5 हफ्तों तक तो मेरे 10 नंबर उनको ज़रूर दें और 5 हफ्तों तक तो मुझे खुश रहने दें। अब ये छोड़ दें कि वो मुश्ताक गनी साहब ने कहा था कि पेट पर पत्थर बांधें, इमरान खान साहब ने कहा था कि मुर्गियां पालें और अंडे करें, और असद उमर साहब ने कहा था कि अपना अपने सामान की खुद हिफाजत करो, ये छोड़ दें। लेकिन इस पे तो खुश हो लेने दें कि थोड़ा सा फिर हाँ एक हल्की सी तशवीश, हल्का सा डर, हल्का सा वसवसा, हल्का सा खौफ, हल्का सा खदशा एक है, वो ये है कि ये तब्दीली हुकूमत के खिलाड़ी जो हैं ये मन मौजी बड़े हैं। मिसाल जो डॉलर महंगा हुआ, ओ एक ही हो गया, डॉलर महंगा हो गया है, सस्ता करो इन्हों फौरी सस्ता करो। गैस बिलों ने चीखें निकलवाई, ओ इंक्वायरी करो यार, उन्हीं से इंक्वायरी करवाओ जिन्होंने बिल गैस बढ़ाए हैं। और दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, अब 72 घंटे हैं तुम्हारे पास दवाइयाँ, उसके बाद दवाइयाँ भी सहम गई। पीएसी चेयरमैन ही दे दी, ओ यार ये तो गलती हो गई। अच्छा 200 अरब डॉलर आने थे, फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त ने कहा कि वो वलीद के साथ 200 अरब आ नहीं गए थे, अब और भी क्या बातें करते हो। और सिंध हुकूमत तब्दील करेंगे, छोड़ो यार ये भी कोई कम करने वाला काम है। बेसिक इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम तब्दील करेंगे, छोड़ो यार ये भी रहने दो। और आखिरी बात अभी कल ही मेरे दोस्त फवाद चौधरी नहीं आखिरी बात मेरे अभी कल ही फवाद चौधरी साहब ने कहा है, मलका को धमकी लगाई है कि कोई नूर का हीरा वापस करो। सारी रात बेचारी बूढ़ी औरत वो हीरा हाथ में पकड़ के जागती रही है, और बाकी आधी रात उसने प्रिंस हैरी को बिठाए रखा है कि यार हीरे का हिफाजत करना, चौधरी है जेलम का पता नहीं कुछ भी कर जाएगा। तो बस अल्लाह खुश रखे, खुश हो। 10 नंबर ठीक है। लेकिन भाटी साहब समझते हैं कि खुश रहना हमें रहना चाहिए इस बयान की वजह से कुछ अरसा, जब तक का उन्होंने टाइम दिया। महमल, ये जो 28,000 नौकरियों वाली बात है, इसकी वजह से आपके ख्याल में बारबेक्यू पार्टी के चांसेस कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं? देखिए मैं भी इसमें 0 ही दूंगी, तो इसलिए बारबेक्यू पार्टी के तो 100% चांस है, 0 का ऑप्शन मैं ले रही हूँ। अब सर उसकी आप टेक्निकल वजूहात पे आ जाइए। जितने भी IMF को देख लें, ADB को देख लें, स्टेट बैंक को देख लें, वर्ल्ड बैंक को देख लें, सब ने कहा है कि पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है ना वो अगले साल तक भी नेगेटिव है। इकोनॉमिक डिसेलरेशन हो रही है। आप बात सुने, जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है नौकरियां तो तब मिलती हैं, जब डिसेलरेशन हो रही होती है तब तो एक्चुअली नौकरियां लोगों की जाती हैं, उनकी आती नहीं है नौकरियां। तो मुझे नहीं समझ आता कि फैसल वाडा साहब इस किस्म के सियासी बयान और इस किस्म के गैर जिम्मेदार बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए नौकरियां होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है। अब हाँ ये हो सकता है कि जी मोहम्मद डैम का अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर चंद नौकरियां आ जाए, तो वो कहे जी मैंने अपनी वजारत में नौकरियां दे दी, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नौकरियां असल में इकोनॉमिक ग्रोथ से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, और वो उनके वादों से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि इस हुकूमत ने हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा किया था। ये ऐसे ही है कि हम में से कोई एक फैक्ट्री खोल दे तो जी 150 या 1000-1200 नौकरियां होगी, लेकिन फैक्ट्रियां खुलने की एनवायरनमेंट तो बनानी पड़ती है ना, असल नौकरियां तो उससे क्रिएट होंगी। तो फैसल वाडा साहब को ना इस तरह की बातें ना ही करे तो बेहतर है। जिम्मेदाराना बयान है आपके ख्याल में? उनको नहीं इस तरह के बयान देने चाहिए। सही।
बिल्कुल सही। इस सारे मामले के ऊपर आप सबके ख्यालात हमारे सामने आ गए। एक और इशू है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है, लिहाजा पार्लियामेंट और इंतजामिया को भी अदलिया की तरह इंसाफ के शोबे में बेहतरी की जिम्मेदारी लेना होगी। चीफ जस्टिस ने अपने इस बयान में कहा कि पाकिस्तान की अदलिया के 3000 जजेज ने गुज़श्ता साल 34 लाख मुकदमात के फैसले किए। फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी अदलिया की जिम्मेदारी है, जबकि उन्होंने कहा कि मॉडल कोर्ट्स के क़याम का मकसद फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी था। मॉडल कोर्ट्स मिशन के तहत कायम की गई थी। मॉडल कोर्ट्स का तजुर्बा आइन के आर्टिकल 37D पर अमल दरामद करना था। मॉडल कोर्ट का मकसद इल्तवा का बायस बनने वाली रुकावटों को दूर करना था। उनका मजीद ये कहना था कि जुडिशल पॉलिसी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात और तरामीम को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में नहीं है। पार्लियामेंट और इंतजामिया को भी अदलिया की तरह इंसाफ के शोबे में बेहतरी की जिम्मेदारी लेना होगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, बच्चे इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में नहीं है। चीफ जस्टिस, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट क्या है आपके ख्याल में? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में इंसाफ की राह में रुकावट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी रुकावट यह कि आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी ही नहीं है और कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर ही नहीं है। आप देख लें, आप पिछले 71 साल की तारीख उठा के देख लें कि बदकिस्मती से हमारी अदलिया ने भी उन लोगों को नज़रिए ज़रूरत के तहत कानून की हुक्मरानी का हक़ दिया जिनका हक़ ही नहीं बनता था, जिन्होंने आइन को सबोटाज किया, आइन को एब्रोगेट किया, आइन को एक साइड पे रखा, आइन को कागज़ का एक टुकड़ा माना। उसको हमारी आला तरीन अदलिया ने लेजिटिमाइज़ किया उस गवर्नमेंट को। उनको ये इख्तियार भी दे दिया कि आप चाहें तो आइन में तरामीम कर लें। तो हमारी कानून की हुक्मरानी, फिर जो हमारे सिविलियन रूलर्स आए, उनके नज़दीक तो ये इंसाफ की फराहमी सिर्फ वही है जो इंसाफ उनको मिल जाए। जो चीज़ उनकी इंटरप्रिटेशन में इंसाफ है वो यही है कि उनको रिलीफ मिलता जाए। तो हमारी, अब मैं ज़रूर ये चीफ जस्टिस कानून की हुक्मरानी का ना होना आपके ख्याल में वजह है? जी, कानून की हुक्मरानी का ना होना जो है मेरा ख्याल है। और कानून की सॉरी, कुछ साहब वक्त की कमी है सवाल में हमारे पास। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में रुकावट क्या है इंसाफ की फराहमी में? देखिए, पहली तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब को मुबारक। ये मॉडल कोर्ट्स का ये बहुत अच्छा तजर्बा है और ये सोहेल नासिर साहब इसके डीजी मॉनिटरिंग है, उनसे 2-3 मरतबा बात हुई, बहुत अच्छे फैसले हुए, बड़ा जल्दी फैसले हो रहे हैं और इसको और वसी पैमाने पर फैलाना चाहिए। दूसरी बात है, निज़ाम अदल भी इसमें कसूरवार है। वो चीफ जस्टिस साहब खुद फरमा चुके हैं कि 21 लाख मुकदमे हैं, 3000 जज हैं, हम 24 घंटे भी काम करें तो कुछ नहीं होता। मुआशरा इसमें बड़ा रुकावट है, मुद्दई, मुलजम, पुलिस, इतनी ताखीरी हरबे, इतने और वकील, सारे ये सब मिलकर। और आखिरी पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस साहब, अगर आप इनके मुकदमे तरजीही बुनियादों पर ना सुने, इन्हें आप बेसमेंटों में इंसाफ ना दें, इन्हें आप सर आंखों पर ना बिठाएं, हमारी साथ लाइनों में लगाएं, तो अल्लाह के फजल से ये आपके साथ खड़े होंगे। जब इनको इंसाफ मिल जाता है बर वक्त, और तो फिर बाकियों को इनसे क्या ताल्लुक है? उनके क्या पार्लियामेंट का आवाम से क्या लेना देना? पार्लियामेंट का भी आप ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, सही। महमल, आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो इसमें अदालती निज़ाम ही कहूँगी अब्सा। उसकी वजह यह है कि देखिए, कानून तो बेतहाशा मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मसला ये होता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। और अदालतों ने, अब बैकलॉग की बात चीफ जस्टिस साहब ने खुद की थी, उन्होंने कहा था कि 1.9 मिलियन केसेस का बैकलॉग था जब उन्होंने टेक ओवर किया था। तो वो क्या पार्लियामेंट ने रोका हुआ था उन्हें बैकलॉग केसेस की बात ना करने का? दूसरी चीज़, एडजर्नमेंट की मैं बात करूँ, चीफ जस्टिस साहब के अपने रिमार्क्स है कि एडजर्नमेंट सिर्फ तब होती है केस की अगर या तो वकील की डेथ हो जाए या जज की डेथ हो जाए। तो पाकिस्तान में तो एक रिवाज है, यानी कि ये 6 महीने का भी कानून है कि 6 महीने में आप केस जो है वो ख़त्म करें। लेकिन क्या ये होता है? यहाँ पे तो 60-60 सालों के केस चल रहे हैं। तो क्या पार्लियामेंट ने रोका हुआ है इनको? तो बात सिंपल सी है कि ये कहना, ये इल्ज़ाम पार्लियामेंट के ऊपर डाल देना, ये बिल्कुल गलत है। अदालती निज़ाम, छोटी कोर्ट्स, खासतौर पर सेशन कोर्ट्स के रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अदालतों को अपने रिफॉर्म्स करने हैं, प्लीज़ पार्लियामेंट के ऊपर इसके ना डालें। हाँ, जहाँ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है ज़रूर पार्लियामेंट से कहें जी कि ये लेजिस्लेशन कर देगा, जजेस की तादाद बढ़ानी है वगैरह वगैरह, बट दैट्स इट। अदालती निजाम का न्याय साहब, ठीक है, पार्लियामेंट का किस हद तक किरदार हो सकता है न्याय साहब इसमें, और रुकावट क्या आपके ख्याल में? मैं तो अब से पार्लियामेंट को बिल्कुल मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ।
देखिए चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में ले, उन्होंने कहा जी हमने बहुत सारी रिफॉर्म्स भेजी हैं पार्लियामेंट में जो कि उनको पजीराई नहीं मिल सकी। लेकिन मेरा भी एक जिसको कहना चाहिए नपथुला इसके बारे में ख्याल है कि रिफॉर्म से ये अदलिया ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि नैब का कानून में 1 महीने में डिसीजन होने थे और लोगों को 90 दिन के रिमांड दे के और जलील करके वहाँ रखा गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान के दरख्शा माजी में जब झांकता हूँ तो हमारे मुल्क में सिवाय हमारी जो अदलिया है, आज की अदलिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो माजी में अदलिया रही है वो इंसाफ छीनने में हमेशा मौसर रही है। पहले मौलवी तमीजुद्दीन के केस से लेके आज तक उन्होंने पार्लियामेंट से भी इंसाफ छीना है, बल्कि नाइंसाफी तो पार्लियामेंट के साथ होती रही है इस मुल्क के अंदर, और किसके साथ होनी है। ये बेचारी पार्लियामेंट तो एक गरीब को जोरू है जी, इसको जितना मर्जी जदोकोब कर ले, पार्लियामेंट को आप नहीं जरूरत समझते, से हम कर सकते हैं। जितनी जरूरत पार्लियामेंट को जदोकोब करने की चाहिए ना, उतनी जरूरत किसी के पास है नहीं कि वो किसी दूसरे किसी इदारे के ऊपर उंगली रख सके। कानून में तरमीम का आप ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। शेर दिल जवान जो बैठे हैं बेनजीर, सारे। आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से अब सब दोनों, पार्लियामेंट भी और अदालती निज़ाम भी, क्योंकि अभी देखें आप पिछले 8 महीने में क्या कानून साजी हुई है, सिवाय एक फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पास होने के, और क्या कोई कानून साजी हुई? कुछ भी नहीं हुई। दूसरी बात अदालती निज़ाम की है, क्योंकि मैंने मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो मैंने उन पर बड़ी रिपोर्टिंग की थी। वो एक इस तरह के जज थे जो बड़ा रिफॉर्म ला रहे थे जुडिशरी में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वो जजेस को ब्रेक्स देते थे, जजेस बड़े ओवरवर्कड होते हैं, वो और जजेस ला रहे थे, उनको टेक्नोलॉजी दे रहे थे, वो उस पर बड़ा काम हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर गया। उसके बाद से लाहौर हाई कोर्ट में तो मैंने नहीं देखा कि कोई रिफॉर्म्स आ रहे हों या उस किस्म का काम हो रहा है या उस तरह तेज़ी से काम हो रहा हो जिस तरह उनके वक्त में हो रहा था। तो मेरे ख्याल से इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट और अदालती निज़ाम दोनों ही आप उनको जिम्मेदार समझती हैं। इस मामले पर हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने मुलाहिजा की। प्रोग्रेस शुक्रिया नाजरीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।